नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, राम और श्याम नाम के दो भाई थे। राम जो है दोनों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे, राम और श्याम। राम जो है रोज 4 घंटे पढ़ता था, रोज थोड़ा थोड़ा समय निकाल के 4 घंटे पढ़ता था। और श्याम की एक आदत थी, जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, 3 महीने बचे, 3 महीने 24-24 घंटे पढ़ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि किसका एग्जाम निकलेगा, राम का या श्याम का। जो 24-24 घंटे पढ़ रहा है 3 महीने, उसका एग्जाम निकलेगा, या जो पिछले 1 साल से रोज 3-3 4-4 घंटे बिना कोई टेंशन लिए पढ़ रहा है, उसका एग्जाम निकलेगा। और आप किस श्रेणी में आते हैं आप जरूर बताइएगा, किसका एग्जाम निकलेगा ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, 100 में से 80 क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वर्ष 2000 में इनमें से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था? तो वर्ष 2000 में आपका महाराष्ट्र विभाजित नहीं हुआ, महाराष्ट्र तो अभी भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ये सभी हो चुके थे। उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता को कहा जाता है, कोलकाता को। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अच्छा, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी भारत के किस शहर को कहा जाता है? ये बताइए, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी भारत के किस शहर को कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, ईटानगर किसकी राजधानी है? तो जो ईटानगर है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ईटानगर। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अच्छा, कमेंट करके बाकी देशों की राजधानी, बाकी राज्यों की राजधानी पता है तो कमेंट करके बताओ। मणिपुर, असम और हरियाणा, तीनों की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, ईटानगर शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर को भारत का गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है? तो राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है आपका माउंट आबू। ऑप्शन नंबर सी माउंट आबू राइट आंसर है। उदगमंडलम इनमें से किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो उदगमंडलम ऊटी का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ऊटी राइट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा शहर आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी राइट आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ के मजा आ रहा है आपके लिए? ऐसे ही शानदार पिछले 30 साल से आप सोच रहे हो 30 साल मतलब कहां कहां के किस किस एग्जाम के क्वेश्चन इकट्ठे करके लाए हैं। 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे करके लाए हैं जीके के एमसीक्यू, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको ऐसे। और ये पीडीएफ तैयार किए, व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी, सबको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी सिर्फ ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है तो 99 रुपए की आपको ये व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी 10,000 क्वेश्चनों की। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके प्राप्त कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आ रहे हैं, ग्रुप डी में भी आ रहे हैं। कानपुर इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर आपका लखनऊ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी राइट आंसर है। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो अगरतला आपकी राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की अगरतला। ऑप्शन नंबर यहां पर डी त्रिपुरा राइट आंसर है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सूर्य के वायुमंडल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश के कोण के सामने होता है? तो सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 डिग्री के कोण के सामने होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के अलावा ब्लू प्लैनेट कहा जाता है आपका नेपच्यून ग्रह को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी नेपच्यून ग्रह को भी ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कुछ ग्रहों के उपनाम है और उनमें से एक ग्रह लाल ग्रह है। यह कौन सा ग्रह है? तो लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है आपकी मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है।
अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मीलों तक फैली हुई है। तो ऐसी कोर को कहा जाता है धूमकेतु, जो कि गैस और धूल के पूंछ वाली बर्फीली कोर है। धूमकेतु ऑप्शन नंबर ए। धातुएं डैश में पाई जाती हैं, तो धातुएं जो हैं आपकी ये भूपर्पटी में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी भूपर्पटी राइट आंसर है। डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आपका 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 82 और आधे डिग्री या फिर 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश बोल सकते हैं। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मैग्मा राइट आंसर है। किस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी प्रकार सीस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो सीस्मोग्राफ आपका भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भूकंप राइट आंसर हो जाएगा। 19 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में है? तो 19 ईस्ट रिज ये आपका हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हिंद महासागर राइट आंसर है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को आप वायुमंडलीय दबाव कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी। मनीटॉलिन द्वीप कहां पर स्थित है? तो मनीटॉलिन द्वीप ये आपका कनाडा में है, कनाडा में। ऑप्शन नंबर एक कनाडा राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय आपका कैस्पियन सागर है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सागर। अरब सागर भारत के डैश में स्थित है? तो अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच में स्थित है, उनमें से एक है जावा, दूसरा द्वीप कौन सा है? तो एक है जावा, दूसरा है सुमात्रा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जावा सुमात्रा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से तस्मान सागर अलग करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है आपकी झील टिटिकाका। ऑप्शन नंबर यहां पर भी झील टिटिकाका राइट आंसर है। एंजल जलप्रपात कहां स्थित है? तो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला राइट आंसर है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहां पर है? तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान ये यूनाइटेड स्टेट में है, यूएसए में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। रेगिस्तान मरुस्थल कहां स्थित है? तो रेगिस्तान नाम का मरुस्थल ये अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में जो मरुस्थल है उसको रेगिस्तान कहा जाता है, और हमारे यहां तो रेत के मरुस्थल को ही रेगिस्तान कहा जाता है। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में है? तो ब्लेडा रेगिस्तान जो है ये आपका पोलैंड में है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पोलैंड राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नामीब मरुस्थल कहां पर है? तो नामीब मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी दक्षिणी अफ्रीका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है, दूसरा कौन सा है? तो एक चीन और दूसरा मंगोलिया। ऑप्शन नंबर बी चीन और मंगोलिया के बीच में गोबी मरुस्थल। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ऑप्शन नंबर सी वोल्गा नदी राइट आंसर हो जाएगा। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक है फिनलैंड और दूसरा कौन सा है? तो बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के बीच में स्थित है, फिनलैंड और स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो सेशेल्स गणराज्य ये आपका हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। नासाउ किस देश की राजधानी है? तो नासाउ ये बहामास की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए बहामास राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो बेलारूस की राजधानी आपकी मिन्स्क। ऑप्शन नंबर ए मिन्स्क राजधानी है बेलारूस की। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरों से भिन्न है। लीरा, वर्मा, स्वीडन और इराक। तो आपका लीरा अलग है, लीरा मुद्रा है, बाकी वर्मा, स्वीडन और इराक ये देश हैं। लीरा जो है मुद्रा है। लीरा कहां की मुद्रा है कमेंट करके बताइए। लीरा कहां की मुद्रा है कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? तो बोत्सवाना की मुद्रा है आपकी पुला। ऑप्शन नंबर ए पुला राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? आयरलैंड की राजधानी आपकी डबलिन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी डबलिन राइट आंसर हो जाएगा। प्योंगयांग निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग ये उत्तर कोरिया की राजधानी। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है आपकी यूरो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हम। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो गणतंत्र होता है ये आपका राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसको गणतंत्र कहा जाता है, कि किसी का बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा राजा ना बने, लोगों द्वारा चुनकर आए। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये वर्ड जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में नहीं है। तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, वंशानुगत शासक ये हमारे यहाँ नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों? तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, जो राज्याध्यक्ष होगा पीएम का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना यदि आपको याद है कौन सा वर्ड पहले आया है और कौन सा बाद में, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका आया है सार्वभौम, उसके बाद सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? तो सेक्युलर जो वर्ड यूज किया है, सभी नागरिकों को उनके धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो धर्मनिरपेक्ष जो जोड़ा गया था, आपको बता दें यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, एक तो ये सही है, और 42वां संविधान संशोधन था, तो 1 और 3 सही है। 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, यह अर्थ निकलता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये ली गई आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची के लिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए भारत जो संविधान की प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी क्रांति 1912, इसका प्रभाव नहीं झलकता। बाकी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव झलकता है, चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श दिए गए हैं वो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा
प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, किस शब्द को नहीं जोड़ा गया बोला गया है? तो गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा, बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता है। गुट निरपेक्ष ये शब्द नहीं जोड़ा गया था भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था उसमें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं उसमें से ये सही है कि देखिए, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ये तो गलत है। उक्त शब्द 1976 में जोड़े गए। हाँ, जो ऊपर आपको शब्द दिए गए हैं ये 1976 में जोड़े गए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं जी कब जोड़े गए थे? 1976 में। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने अपनाया है लोकतांत्रिक गणराज्य को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, लोकतांत्रिक गणराज्य को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया है, राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो लोकतंत्र को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और आपका सामाजिक राजतंत्र, इन सभी के रूप में अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत के संविधान की सर्वोच्च सत्ता ये आपकी निहित है जनता में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, जनता, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान जो किए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ये किए गए हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में ये प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है किसमें? तो उनकी आगे व्याख्या की गई है आपके मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श और उद्देश्य जो दिए गए हैं ये मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, प्रस्तावना, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि प्रस्तावना में कहां से पता चलेगी आपको? संविधान लागू कब हुआ था, ये प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो यहाँ पर आपके जो उद्देश्य दिए हैं इसमें से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये जो है भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता, बाकी सभी चीज़ें उद्घोषित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को भारत और इंडिया कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कहा गया है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान ये भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया है, स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता ये भारत की जनता में ही निहित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, भारत की जनता, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 26 नवंबर 1949 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण भी हुआ था और इसी दिन अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? जो अंगीकार कर लिया था 26 नवंबर को, उसके 2 महीने बाद जो है लागू हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था पूरे देश में हमारा संविधान। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य ये जब संविधान लागू हुआ उसके बाद बना। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तभी से बन गया। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के उद्देशिका या प्रस्ताव का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अभी तक केवल एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में
प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो सबसे पहला संशोधन 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1976 राइट आंसर हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये प्रस्तावना है हमारी, ठीक है, ये पूरी प्रस्तावना है। जिसको याद नहीं हो वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इसमें लास्ट में जैसी प्रस्तावना खत्म होती है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर डैश का अर्थ क्या है, मतलब कौन सी तारीख है? तो जो ये तारीख है जब हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, वो तारीख है आपकी 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था संविधान को। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो संविधान की प्रस्तावना में पूजा की समानता ऐसा कुछ वर्णित नहीं है, सामाजिक न्याय है प्रस्तावना में, राजनीतिक न्याय है, विचार की स्वतंत्रता भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से शब्द नहीं थे प्रस्तावना में जब अंगीकृत किया गया था? तो समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं ये बाद में जोड़े, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पहले नहीं थे, ये बाद में जुड़े हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो जो परिवर्तन किए गए थे ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो कभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र जो वर्ड है इसके द्वारा वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है, क्योंकि प्रजातंत्र है मतलब जो चुना जाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब जनता चुनेगी मतलब वोट होगा, तो प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी मतदान का अधिकार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? तो भारतीय संविधान ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं, उसमें से समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी, ये जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट रूप से ये घोषणा की गई है आपकी संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, संविधान की प्रस्तावना राइट आंसर है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है क्या? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को राइट आंसर हो जाएगा, कहा गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है, कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सर्वाधिक व्यापक और लिखित संविधान भारत का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी भारत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान यदि हम देखेंगे तो ये है आपका अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य और अनम्य, मतलब कठोर और लचीला, नम्य और अनम्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का यूनियन राइट आंसर है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। और राज्य से देश स्तर होता है। संविधान में राज्य वर्ड जो यूज किया गया है पूरे देश के लिए यूज किया गया, ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कोई एक कथन सही है।
तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन नंबर डी, संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, कोई एक लाइन सही है। तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, भारतीय संविधान, ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहां पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है। तो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन चुनिए। तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये तो बिल्कुल सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, बिल्कुल सही। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं, ये गलत है। मूल कर्तव्य संविधान बनने के समय से शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कोई एक कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान कर रखता है, ये भी सही। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर संविधान के बारे में राइट आंसर है। भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान कठोर कम लचीला अधिक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कठोर कम लचीला अधिक राइट आंसर है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, ऐसा क्यों, तो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि सदन को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में सदन को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, मतलब उपरोक्त सभी, ये सभी जो हैं भारत को एकात्मक, भावना के तौर पर एकात्मक दर्शाते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो जैव कोशिका का आपका माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज्वर क्या है, तो ज्वर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त कणिकाओं की सूजन, ऑप्शन नंबर डी, रक्त कणिकाओं की सूजन को ज्वर कहा जाता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो बीएमडी परीक्षण ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोपोरोसिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है, ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के लिंग को राइट आंसर हो जाएगा। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है, तो थ्रोम्बिन का जो संबंध है ये रक्त जमाव से है, ऑप्शन नंबर ए, रक्त जमाव से थ्रोम्बिन का संबंध है। एनोस्मिया कहते हैं किसको, तो एनोस्मिया ये घ्राण संवेदना की कमी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ई, घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहा जाता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, तो हमारे शरीर में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से विटामिन ए का निर्माण नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, बाकी सभी का होता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, तो पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को ऊर्जा दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या होता है, तो गर्भाशय के लिए आपका यूट्रस वैकल्पिक शब्द होता है, ऑप्शन नंबर ए, यूट्रस राइट आंसर है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन राइट आंसर हो जाएगा।
हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? तो जो वसा होती है वो शरीर में ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोध का काम। गुर्दे या किडनी का संबंध इनमें से किससे है? तो गुर्दे या किडनी का संबंध आपका नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिराहारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मच्छर रुधिराहारी है। मच्छर में भी आपका मादा मच्छर खून पीती है। कौन सी? मादा मच्छर। नर मच्छर फूलों का रस पीते हैं, मादा मच्छर खून पीती है। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम हो सकता है आपका समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। मतलब उपरोक्त सभी, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनपायी है आपका कंटीला चींटीखोर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कंटीला चींटीखोर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। एक सुरा के साथ संलग्न एक चूषक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर्य है। तो वे आपका है आपका सहभोजिता। ऑप्शन नंबर ए सहभोजिता, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है आपका कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल वसा में घुलनशील विटामिन। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए के खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के खंड को कोडोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोडोन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ब्लबर क्या होता है? तो जो ब्लबर है ये सघन वसा के परत होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सघन वसा के परत ब्लबर कहलाएंगे। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचक किया जाता है? तो पर निषेचक किया जाता है आपका केचुए में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी केचुआ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कागज एक जैव निम्नीकरणी है। ऑप्शन नंबर एक कागज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार में लवण का उपयोग क्या है? प्रमुख उपयोग। तो आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है भोजन को पचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी भोजन को पचाने के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है आपका यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो गुणसूत्रों में आपके डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी डीएनए प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पुरुषों में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो पुरुषों में मरकरी के विषाक्तन से मीना माता रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी मीना माता रोग राइट आंसर है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? तो कॉकरोच का श्वसन अंग है आपका वातक, इसलिए वो जल में जीवित नहीं रह सकता। ऑप्शन नंबर बी वातक राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन बी टू का अन्य नाम है आपका राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो वनस्पति उत्पादन को ही खाने से पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी रक्त की आपूर्ति में यदि हृदय में कमी हो जाए तब होता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी स्टार्च के पाचन में राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दोनों ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो खाद्य प्रोटीन के दोनों ज्ञात स्रोत हैं आपके सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन और मूंगफली राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण आपको घेंगा रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी घेंगा रोग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट वर्ण की लवक के कारण रंग बदलता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वर्ण की लवक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप अधिवक्र ग्रंथि से नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए अधिवक्र ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण इनमें से क्या होगा? तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडनेस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है आपकी तंत्रिका तंत्र कोशिका। ऑप्शन नंबर ए
तंत्रिका तंत्र कोशिका राइट आंसर है। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं? तो जो अनाज वाले पौधे होते हैं ये आपके संबंधित होते हैं ग्रैमीनी कुल से। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रैमीनी कुल अनाज वाले पौधे के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों के अध्ययन को कहा जाता है आपका लेपिडेटेरियोलॉजी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी लेपिडेटेरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन कहलाता है। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन आपका ऑन्कोलॉजी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑन्कोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ट्रोमेटोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित होता है? तो हिस्टोलॉजी ये ऊतक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए ऊतक से संबंधित है, राइट आंसर है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पक्षी विज्ञान राइट आंसर है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन आपका इख्तियोलॉजी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इख्तियोलॉजी मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाएगा। और आपके लिए आज का आखिरी क्वेश्चन, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर और भी वीडियो हैं, जाके देखिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।